नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम जो है इंटरनेशनल बिजनेस अपना पढ़ रहे थे। हमने बेसिक कंसेप्ट इसके पढ़ लिए थे, ठीक है। किस तरह से हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, उसके टाइप्स वगैरह हमने सब डिस्कस कर लिए थे। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की। हम जो इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवांटेज है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का, हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स। देखो क्या होगा कि जब हम बिज़नेस जो है वो हमारा इंटरनेशनल ही जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पर्सन की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, ठीक है। उन्हें बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट जो है वो मिल पाएंगे, ठीक है। एक तो देखो हम इंडिया से ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक जब हमारा जो मार्केट साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बाहर से हम जो है वो ईज़िली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट जो है काफ़ी सारी वैरायटी हो जाएंगी प्रोडक्ट की, और हम जो है वो अच्छी क्वालिटी या फिर गुड स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट जो है वो ले पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पीपल की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इट इन्हांस द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल थ्रू इन्हांस परचेजिंग पावर एंड बाय कंज्यूमिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज़ होगा कि जब हमारी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जो कंज्यूमर है वो क्या कर पाएगा, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा इसका एडवांटेज। नेक्स्ट इज वाइडर मार्केट। देखो क्या होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस से क्या हुआ, हमारा मार्केट का साइज़ क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। एक तो हम सिर्फ इंडिया में ही कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया से बाहर भी जब हम करने शुरू कर जाते हैं अपना ट्रेड, अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से हमारा मार्केट का साइज़ क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, वाइडर मार्केट, इट इंक्रीज द मार्केट साइज, द कंपनीज नीड नॉट डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन अ सिंगल कंट्री। कि हमें सिर्फ एक सिंगल कंट्री, अगर मैं मान लो इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, सिर्फ हम इंडिया के ऊपर ही डिपेंड नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनली बिजनेस के थ्रू हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली जो है वो रन कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर सिर्फ हमारे इंडिया के ही नहीं बल्कि हमारे बाहर के अदर कंट्रीज़ के पर्सन भी हमारे कस्टमर बन पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, मार्केट का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिड्यूस अफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो क्या होगा, देखो हर एक बिजनेस का एक साइकिल चलता है, ठीक है। कभी हम बूम पे होंगे, कभी रिसेशन होगा, कभी डिप्रेशन होगा, कभी रिकवरी होगा, ठीक है। ऐसे एक बिजनेस जो है वो रन कर पाता है ना। देखो कभी बिजनेस में प्रॉफिट होता है, कभी हमारा बिजनेस जो है वो लॉस में चल रहा होता है, ठीक है। बट अगर मान लो हमारा बिजनेस इंडिया के अंदर लॉस में चल रहा है, ठीक है, मान लो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अब इंडिया के अंदर कम हो गई है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली बिजनेस के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर नहीं बिक रहा है, हम इंटरनेशनली उसको लेकर जाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, दूसरे देश में बेचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम यहाँ पे डिप्रेशन का टाइम है या फिर रिसेशन का टाइम है, उस टाइम पे भी हम अपने जो है प्रोडक्ट का, अगर हमारी इंडिया में अगर हमें लॉस हो रहा है, तो हम उसका जो प्रॉफिट है वो बाहर की कंट्री से जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, द स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल वैरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो कंट्री टू कंट्री हो सकता है कि आज इस टाइम पे मेरे प्रोडक्ट का इंडिया के अंदर उसकी डिमांड कम है, तो ये भी तो है कि हम हो सकता है यहीं पर कम हो, लेकिन उस प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो लॉस जो होगा, ठीक है, हमारे बिजनेस साइकिल के थ्रू हम जो है वो दूसरे इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू हम जो है अपना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इकोनॉमीज। देखो जैसे कि हमें पता है कि अब हमारा मार्केट का साइज़ क्या हो गया, बढ़ चुका है। पहले हम इंडिया के लिए प्रोडक्ट बना रहे थे, लेकिन जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे अब हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी हमारा जो है वो ट्रेडिंग सिस्टम है, तो हम दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी अब बनाएंगे। तो जब हम दूसरी कंट्री के लिए बनाएंगे तो मतलब अब मेरे को प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना पड़ेगा,
ठीक है। मान लो मैं पहले इंडिया में बना रही थी, ठीक है। जब मैं इंडिया में बना रही थी, सपोज मैं इंडिया में एक दिन के हिसाब से मैं 100 यूनिट अपने प्रोडक्ट की बनाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट को, मेरा प्रोडक्ट दूसरे देशों में भी जा रहा है, तो अब मेरे को क्या होगा कि अब मेरा मार्केट का साइज बढ़ चुका है, मेरे कस्टमर और बढ़ चुके हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्रोडक्ट और ज़्यादा बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की यूनिट और ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। जब मैं ज़्यादा डेवलप करूँगी, जिसकी वजह से मुझे क्या होगा, मेरी जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी, ठीक है। जितना एक प्रोडक्ट को बनाने में मेरा खर्चा आएगा, जितना मैं ज़्यादा बनाऊंगी, उसकी वजह से मेरी कॉस्ट और प्रोडक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं मान लो एक दिन में 100 यूनिट बना पा रही थी, लेकिन मेरी मशीनरी की एक दिन में मान लो 500 यूनिट बनाने की कैपेसिटी, लेकिन मैं तो 100 ही बना पा रही थी ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब मैं ज़्यादा अपनी क्वान्टिटी बनाऊँगी, उसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। इसका मेरे को फ़ायदा इससे भी होगा, ठीक है। मेरी कॉस्ट जो है वो कम होगी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। देखो अब रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, मेरे पूरे वर्ल्ड से मेरे रिसोर्सेज आएंगे। क्यों, अब मेरा बिजनेस जो है इंटरनेशनली हो चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास अब रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, ठीक है। और मैं क्या कर पाऊँगी, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर वे से पूरी अच्छी तरह से उनको यूटिलाइज करके हम जो है अपना एक बेहतर, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट इज कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि देखो अब नेक्स्ट इसका क्या है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का एडवांटेज क्या है, देखिए जैसे कि मान लो अब हमारे इंडिया के अंदर भी वेस्टर्न कल्चर कितना अपना रहे हैं, ठीक है। और बाहर वाली कंट्रीज हमने देखा है, बाहर वाली कंट्रीज इंडिया का कल्चर अपना रही है, तो मतलब क्या होगा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा कल्चर भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ का कल्चर वहाँ जा रहा है, वहाँ का कल्चर यहाँ आ रहा है, ठीक है। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या फिर जो लोगों का पहनने का, या फिर उनका जो काम करने के तरीके है, वो भी डिफरेंट हो चुका है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे कल्चर, हमारी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये सभी क्या थे, हमारे एडवांटेज हैं जब हम अपने बिजनेस को इंटरनेशनली रन जो है वो कर रही है, ठीक है। ये आपका क्या है, सारे एडवांटेजेस हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूँगी, वो है EPRG फ्रेमवर्क, ठीक है। EPRG का मतलब क्या है, EPRG इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसको आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इसको अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करेंगे, बहुत ही ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है EPRG का मतलब क्या होता है। ई का मतलब एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। ये 4 अप्रोच होती हैं हमारी, ठीक है। EPRG, ई मीन्स एथनोसेंट्रिक, P फॉर पॉलीसेंट्रिक, R फॉर रीजियोसेंट्रिक एंड G फॉर जियोसेंट्रिक, ठीक है। और आपको दूसरी बात याद रखनी है, EPRG जो है वो किसने दिया था, बेसिकली 1969 में इसको बनाया गया था, जो हमारे हॉवर्ड पर्लमटर जी थे, उन्होंने इसको बनाया था। लेकिन फिर इसके बाद इनको जो है विंड और डॉगलस ने जो है इसको दोबारा इसके अंदर चेंजेस किए थे। तो मतलब कि अब जो है इसका विंड और डॉगलस के हाथ में ये चीज़ें जो है वो हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच क्या होता है। देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में पहले बताती हूँ। एथनोसेंट्रिक अप्रोच वो अप्रोच होती है कि मान लो जो प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है, वही सेम प्रोडक्ट अब आप बाहर की कंट्री में बेचोगे विदाउट डूइंग एनी चेंजेस, ठीक है। बिना कोई चेंज किए उस प्रोडक्ट के अंदर अपने कंट्री के टेस्ट के हिसाब से, अपनी कंट्री के ही अकॉर्डिंग जो है आप जो है बाहर की कंट्री में बेचना शुरू कर दो। देखो इन दिस अप्रोच द कंपनी export the same product designed for domestic market to foreign countries, product made according to the home country taste preference etc एंड सेल दिस प्रोडक्ट इन होस्ट कंट्री। देखो क्या लिखा है एथनोसेंट्रिक, देखो बहुत ही सिंपल वे में मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स को यूज़ किया है इसको समझाने के लिए। जो प्रोडक्ट मेरे इंडिया में बन रहा है वही सेम प्रोडक्ट अब मैं बाहर भेज रही हूँ, ठीक है। मान लो मेरी एक कंपनी है इंडिया के अंदर, मान लो एक कंपनी मेरी है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो जैसा सेम प्रोडक्ट मैं इंडिया में बना रही हूँ, उसी टेस्ट का, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है वही सेम प्रोडक्ट मैं स्विट्ज़रलैंड भेज रही हूँ विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की है, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया एथनोसेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पॉलीसेंट्रिक।
नेक्स्ट इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक के अंदर क्या कर दिया मैंने, इसके अंदर क्या कर दी है कि कंपनी क्या कर रही है कि मैं अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाऊंगी, ठीक है। मान लो एक कंपनी मेरी यहाँ होगी, मैंने अपनी सब्सिडरी कंपनी खोल दी स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इंडिया में इंडिया के हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊंगी और स्विट्ज़रलैंड में स्विट्ज़रलैंड के कस्टमर के हिसाब से, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या है कि आप जो है जैसा देश वैसा भेस आप कह सकते हैं। इंडिया है तो इंडिया में इंडिया के अकॉर्डिंग, देखो हर एक कंट्री का अपना कल्चर है, ठीक है, कस्टमर का अलग टेस्ट है, ठीक है, अलग प्रेफरेंस है। तो अब पॉलीसेंट्रिक ये कहता है कि जहाँ का कस्टमर जैसा है उसको उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर दो, ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है। देखो, इन दिस द कंपनी एस्टैब्लिशेस अ फॉरेन सब्सिडरी कंपनी एंड डिसेंट्रलाइज ऑल द ऑपरेशन एंड डेलीगेट डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग ऑथराइज टू इट्स एग्जीक्यूटिव। मैं क्या करूँगी, जब मैंने सब्सिडरी खोली तो मैं उसको पूरा राइट दे दूँगी कि भाई तू अपनी मार्केट को देख, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले कि कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह का प्रोडक्ट वो चाहता है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। एथनोसेंट्रिक में क्या था कि जैसा प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है सेम प्रोडक्ट वही आप जो है बाहर बेच रहे हो, ठीक है, वो तो क्या हो गया आपका एथनोसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक जैसा देश वैसा भेस, कि जैसे कंट्री में आप हैं आपने सब्सिडरी खोल दी और उनको बोल दिया कि आपको प्रॉपर राइट है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए और यहाँ के कस्टमर को जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए उस तरह के प्रोडक्ट जो है वो बनाकर इन्हें दे दीजिए, ठीक है। ये आ गया पॉलीसेंट्रिक। नेक्स्ट इज रीजियोसेंट्रिक। देखो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच ये कहता है कि जैसा आपका टेस्ट होता है ना, कई बार क्या होता है कि जो आपकी नेबर कंट्रीज होती हैं उनका भी टेस्ट जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, हमारी इंडिया की नेबर कंट्री जैसे मान लो भूटान होगी, नेपाल होगी, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारी कंट्री के एक नेबर कंट्रीज होगी, हमारी कंट्री के आसपास की हैं ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका ना टेस्ट हमारी इंडिया से थोड़ा सा मिला जुला है। तो रीजियोसेंट्रिक अप्रोच ये कहती है कि आप जो है ज़्यादा प्रेफरेंस जो है इंडिया के प्रोडक्ट को दोगे, बल्कि इंडिया का प्रोडक्ट होगा मेन, उसके अंदर बस थोड़े बहुत आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी नेबर कंट्रीज में बेच सकते हैं। देखो उन्होंने क्या, देखो क्या लिखा है मैंने, इन दिस द फॉरेन सब्सिडरी कंसीडर द रीजनल इन्वायरमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजीज। क्या करेंगे हम, हमें क्या करने पड़ेंगे अपने रीजन के हिसाब से, लेकिन हमें उनका पता होगा कि इनका टेस्ट थोड़ा बहुत हमारे इंडिया से मिलता जुलता है क्योंकि हमारी नेबर कंट्रीज होंगी, ठीक है। तो देखो उन्होंने बोला कि मैंने जैसे कि एग्जाम्पल इसमें लिखा है लाइक नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया, भूटान, नेपाल एटसेट्रा, दीज कंट्रीज टेस्ट आर सिमिलर लाइक इंडिया, सो वी कैप्चर्ड है। तो हम क्या करेंगे, उनको कैप्चर करेंगे क्योंकि इनका जो टेस्ट है इसका जो टेस्ट है वो इंडिया के हिसाब से है, तो वो थोड़ा बहुत इसके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा, बाकी हम जो प्रोडक्ट जो है वही सेल करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। जियोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है, ये क्या है, जियोसेंट्रिक अप्रोच आपकी ये कहती है कि आप एक प्रोडक्ट बनाओगे पूरे वर्ल्ड में वो बिकेगा, ठीक है, एक प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में, लाइक आपका पेप्सी है, ठीक है, आपके पेप्सी है, आपने देखा होगा पेप्सी इंडिया में भी है, फॉरेन में भी है, हर जगह पेप्सी है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक ऐसी चीज़ बनाई जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बन रही है, उसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं की उन्होंने, ठीक है, एक सेम सिमिलर प्रोडक्ट है सभी के लिए, ठीक है। देखो इंडिया में हर एक गांव में, हर एक शहर में वो बिकता है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में वो बिकता है और वही पैकेजिंग है, उसका वही टेस्ट है, विदाउट चेंजेस, बल्कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, विदाउट चेंजिंग उसने क्या किया है, सेम प्रोडक्ट ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे बिक रहा है। देखो क्या लिखा है मैंने, इन दिस द इंटायर वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ सिंगल कंट्री फॉर द कंपनी, कि क्या है उनके लिए पूरा वर्ल्ड ही एक कंट्री के समान है, समझ रहे हो, मतलब कि वो क्या सोचते हैं कि आपने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो हर एक कंट्री में, हर एक छोटे उसमें बिकेगा ही बिकेगा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो आप बात करते हो वो होगा जियोसेंट्रिक। दे सिलेक्ट द एम्प्लॉयज फ्रॉम द इंटायर ग्लोब एंड ऑपरेट विद द नंबर ऑफ सब्सिडरीज। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी सब्सिडरीज उन्हें ओपन करनी पड़ेगी, सब्सिडरी इसलिए ओपन करनी पड़ेगी क्योंकि अब उन्हें बेचना है, ठीक है। अब इंडिया में उन्होंने इंडिया के हिसाब से जैसी कंट्री होगी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, हर एक कंट्रीज में अपना एक वर्ल्ड लेवल पे सब्सिडरी जो है वो खोल देंगे, एक ही प्रोडक्ट बिकेगा, ठीक है, एक ही तरह के इसके अंदर सारे काम होंगे। वो क्या होगा कि जब आप एक प्रोडक्ट को एक पूरे वर्ल्ड लेवल पर जब आप लेकर चलते हो वो क्या कहलाता है आपका जियोसेंट्रिक, ठीक है। तो
आपको ये EPRG फ्रेमवर्क जो है वो अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर ऐड करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।